गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सुरक्षित होंगे। तो हम लोग अपना पहला चैप्टर फिगर काउंटिंग ख़त्म कर चुके हैं और आज हम लोग एक रीजनिंग का बहुत बेहतरीन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो आप लोगों की डिमांड हमेशा रहेगी हमेशा रहती है। आप लोगों की समस्या उस चैप्टर में हमेशा बनी रहती है। आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कथन और तर्क। क्या नाम है? कथन तर्क हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और विश्वास दिलाता हूँ आपको, जैसा आपका फिगर काउंटिंग ख़त्म किया गया है, आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहा होगा फिगर काउंटिंग में, वैसे ही जब आप लोग कथन तर्क पढ़ लेंगे, अभी तक कथन तर्क में आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होते होंगे, ऐसे ही जब आप कथन तर्क पढ़ लेंगे तो लास्ट पार्ट जब हम लोग होंगे कथन तर्क में तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आज के वीडियो में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो पॉइंट्स मैं नोट कराऊंगा उन पॉइंट्स को आप नोट करते जाइएगा एक एक करके, और बाद में वो सारे पॉइंट लगभग 9 से 10 पॉइंट्स होंगे, उनको आपको बस याद कर लेना है और कथन तर्क का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। चलिए, तो ये है अध्ययन एकेडमी का ऑनलाइन से जुड़ने के लिए पूरी जानकारी। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं 8299 64 39 20 पे कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। आप देख रहे हैं अध्ययन एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल, मैं राजीव मिश्रा। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। और हम लोगों का चैप्टर है कथन एवं तर्क। देखिए, स्टेटमेंट के साथ, इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। या हिंदी में इसको कहा जाता है कथन एवं तर्क। इस चैप्टर के क्वेश्चन यूपीएसआई में, यूपी पुलिस में पिछले 2-3-4 सालों से क्वेश्चन आ रहे हैं और लगभग बच्चों की समस्या 2-3-4 सालों से बनी हुई है, क्योंकि इसका कोई ऑथेंटिक चैप्टर आपको किताबों में भी देखने को नहीं मिलेगा। आपको वीडियोस जब आप देख लेंगे यूट्यूब पर, उसमें भी आपको कुछ ऑथेंटिक पॉइंट्स नहीं दिए गए हैं जिससे आप ये चैप्टर आसानी से सॉल्व कर सकें। लेकिन आज मैं आपको ये चैप्टर, चुटकियों में आप ये चैप्टर सॉल्व किया करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे और आंसर, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। यूपीएसआई में इसके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यूपी पुलिस में तो 100% 4 क्वेश्चन आते हैं। एक ये कथन तर्क से, एक कथन पूर्व धारणा से। रुक जाइए, पानी पी लें। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है कि कथन में तर्क क्या कहलाता है। स्टेटमेंट के साथ 3 चीज़ें आती हैं। देखिए, स्टेटमेंट के साथ आपका एक आर्गुमेंट आता है, आर्गुमेंट। स्टेटमेंट के साथ आपका एक एजम्पशन आता है और स्टेटमेंट के साथ आपका एक कंक्लूजन आता है। ये तीनों पॉइंट, इसको हम लोग कहते हैं तर्क, इसको हम लोग कहते हैं पूर्व धारणा, और इसको कहते हैं निष्कर्ष। अच्छा, इन क्वेश्चंस को करने में समस्या क्यों होती है? क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, केवल और केवल इस पर ध्यान देते हैं, तर्क पर ध्यान देते हैं, पूर्व धारणा पर ध्यान देते हैं और निष्कर्ष पर ध्यान देते हैं। लेकिन इन प्रकार के क्वेश्चनों में ध्यान देने योग्य जो चीज़ होती है, ध्यान देने योग्य जो पॉइंट होता है, वो आपका स्टेटमेंट होता है। क्योंकि ये तीनों जो निहित होते हैं वो किस में होते हैं? स्टेटमेंट में ही होते हैं। तो सबसे पहले चर्चा ये करी जाए
कि सर तर्क क्या होता है, पूर्व धारणा क्या होती है और निष्कर्ष क्या होती है। तर्क किसे कहा जाता है, पूर्व धारणा किसे कहा जाता है, पूर्व धारणा किसे कहा जाता है और निष्कर्ष किसे कहा जाता है। सबसे पहले तो ये हमें पता करना है कि ये तीनों चीज़ें होती क्या हैं, ये बला क्या है, ये क्या आफत हैं ये तीनों चीज़ें। तो सबसे पहले तो ये पता करना। तो एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ, बहुत सरल सा एग्जाम्पल देता हूँ, आपको ये तीनों चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए इंडिया और कोई भी देश ले लीजिए, एक मान लीजिए देश आई, नया देश आया नेपाल। इंडिया और नेपाल का बेटा यहाँ पर हम लोगों का क्रिकेट मैच होना है। एक क्या होना है, क्रिकेट मैच होना है। इंडिया और नेपाल का क्या होना है, क्रिकेट मैच होना है। तो आप लोग जैसे ही सुनेंगे कि इंडिया और नेपाल का मैच होना है तो आप लोग कहेंगे कि इंडिया जीत जाएगी, इंडिया जीत जाएगी। क्यों आपने ये बात कही होगी कि इंडिया जीत जाएगी? क्योंकि आपको पता है इंडिया बहुत दिनों से क्रिकेट मैच खेल रही है, यहाँ के प्लेयर्स बहुत अच्छे, एक्सपीरियंस बहुत है उनके पास। रोहित शर्मा जैसे हमारे पास हिटर हैं, हार्दिक पांड्या जैसे हिटर्स हैं हम लोगों के पास। हुआ क्या, जब इन दोनों का मैच हुआ, तो इंडिया मैच हार गई, इंडिया मैच हार गई। तो जो आपने ये बात कही थी कि इंडिया मैच जीत जाएगी, ये क्या थी, पूर्व धारणा। ये हमारी क्या थी, पूर्व धारणा। इंडिया मैच हार गई, ये क्या है, निष्कर्ष। ये क्या है, निष्कर्ष निकल कर आया। और इसके बाद जो हमारे कप्तान साहब आर्गूमेंट्स देंगे, जो तर्क देंगे कि नए नए बॉलर्स थे, उनकी बॉलिंग नहीं समझ में आई, या पिच बहुत तेज़ थी, बैटिंग के लायक नहीं थे पिच, जो सब बातें बताएंगे उसके बाद तो वो क्या कहलाएगा, तर्क कहलाएगा। तो आशा करते हैं तीनों में डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि तर्क किसे कहा जाता है, पूर्व धारणा किसे कहा जाता है और निष्कर्ष किसे कहा जाता है। ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई। तर्क जो होता है वो भी कथन से संबंधित होगा, पूर्व धारणा जो होगी वो भी कथन से संबंधित होगी, और निष्कर्ष जो होगा, जो रिजल्ट निकल कर आता है हमारे सामने, जो रिजल्ट निकल के आता है वो हमारा क्या कहलाता है, निष्कर्ष कहलाता है। तो निष्कर्ष तो आप लोग आसानी से पहचान लेते हैं। सबसे ज़्यादा समस्या वाला जो चैप्टर्स हैं वो है तर्क और पूर्व धारणा। तो आज हम लोग इसी चैप्टर पे बात करेंगे। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट और आर्गूमेंट। स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट। सभी लोग पेन पेंसिल लेकर बैठें। स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट। आर्गूमेंट का मतलब होता है बेटा तर्क। क्या मतलब होता है, तर्क मतलब होता है। और ये जो तर्क होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तर्क मजबूत होता है और एक तर्क हमारा कमजोर होता है, या इसी को कहा जाता है हमारा तर्क ठोस है, प्रबल है, प्रबल भी कहा जाता है, यहाँ पर कहा जाता है दुर्बल। दुर्लभ नहीं, दुर्बल। इसको स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट कहा जाता है, STRONG, स्ट्रॉन्ग, और इसको वीक कहा जाता है। वीक आर्गूमेंट्स और स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट। तो कथन में सही या गलत नहीं बताया जाता है, उसमें से ये बताया जाता है कौन सा तर्क प्रबल है और कौन सा तर्क हमारा दुर्बल है, या कौन सा तर्क हमारा मजबूत है और कौन सा तर्क हमारा कमज़ोर है। बस ये दो चीज़ें हमें बतानी होती हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन आया, कथन है
क्या कलम तलवार से ज़्यादा शक्तिशाली होती है? क्या कलम तलवार से ज़्यादा शक्तिशाली होती है? ये आपके सामने कथन है और तर्क आपको दिया गया है नहीं, कलम तलवार से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। क्या कलम तलवार से ज़्यादा शक्तिशाली है? तर्क है नहीं, कलम तलवार से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। तो कई लोगों को ये लगेगा कि हाँ सर ये तर्क हमारा प्रबल है, और कई लोगों को लगेगा कि सर नहीं ये तर्क हमारा दुर्बल है। लेकिन सटीक आंसर आप लोग नहीं बता पाएंगे कि सर ये प्रबल क्यों है और ये दुर्बल क्यों है। तो इन्हीं सबको दूर करने के लिए हम लोग आज ये चैप्टर पढ़ेंगे। तो जो पॉइंट्स मैं लिखाते जा रहा हूँ, एक एक करके पॉइंट्स आप लोग ध्यान से लिखते जाइएगा, और वादा है कथन और तर्क आपका कभी भी गलत नहीं होगा, और ये गारंटी है आपने ऐसा कथन तर्क कभी भी कहीं भी नहीं पढ़ा होगा, ये भी गारंटी है आप लोगों की। अच्छा, कई लोग, कल मैं ओम सर का भी वीडियो देख रहा था और अपना भी वीडियो देख रहा था, तो कई लोग बुरे कमेंट करते हैं। तो मैं अपने सभी स्टूडेंट्स से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग उनके पीछे ना पढ़ें, वो जैसा कर रहे हैं उनको करने दीजिए। आप लोग अपना काम करिए। आपको अगर लग रहा है कि अच्छा मिल रहा है, हमारा भला हो रहा है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। उन लोगों की जैसी मानसिकता है, उन लोगों की जैसी परवरिश है, उन लोगों को जैसा पालन पोषण मिला है। एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आप कर्म करते हैं, जो आप कार्य करते हैं, उससे आपकी परवरिश के ऊपर सवाल उठता है कि आपके माँ बाप ने आपको क्या सिखाया है। तो कुछ भी करने से पहले अपनी परवरिश के ऊपर एक बार देख लिया करिए कि क्या आपके माँ बाप ने ऐसा करने के लिए कहा था। कई लोग वैसे नहीं कहना चाहिए ऐसा, कई लोग किसी संस्था के भक्त हो जाते हैं, अंधभक्त हो जाते हैं, शादी कर लेते हैं कि नहीं उनके अलावा कोई अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर आपको फ्री में अच्छा मिल रहा है, कम पैसों में अच्छा मिल रहा है, तो आप लोग कोशिश करिए कि पढ़िए, अपने साथियों को जोड़िए, और भद्दे कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कल एक व्यक्ति थे अभिषेक जी, तो मैंने उनसे कमेंट किया था कि बेटा आपने तुक्का मारा है। तो राजीव मिश्रा नाम से मेरी आईडी है, मैंने कमेंट किया था, तो बेटा आपने तुक्का मारा है। तो उनका जवाब आया था, हाँ बेटा हो सकता है तुक्का मारा हो। शायद वो पहचान ना पाए हों कि बेटा मैंने ही कल कमेंट किया था अभिषेक जी अभिषेक प्रजापति जी शायद उनका नाम था। तो खैर मुझे उसमें कोई चिढ़ नहीं हुई कि आपने मुझसे बेटा कह दिया, कोई बात नहीं है। अगर आप मुझे छोटा समझते हैं तो छोटा समझ के ही ज्ञान ले लीजिए। बस आपका काम ये होना चाहिए कि आप बेटा जब पेपर देने जाएं, मेरे भाइयों, मेरे बड़े लोगों, जो बड़े देख रहे हैं वो लोग, मेरे आदरणीयों, सभी आदरणीय लोगों, आप जब पेपर देने जाएं तो आपका सवाल हल होना चाहिए। चाहे मैं बेटा बन के रहूं, चाहे मैं आपका बड़ा भाई बन के रहूं, चाहे मैं आपका टीचर बन के रहूं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा? फर्स्ट पॉइंट होगा, यदि कथन में कही गई बात को तर्क में दोहरा दिया जाए तो तर्क दुर्बल होते हैं। यदि कथन में कही गई बात
को तर्क में दोहरा दिया जाए, कितना भी आपको तर्क सही लगे कि नहीं सर ये तर्क सही होगा, वो गलत होगा, 100% गलत होगा। कथन में कही गई बात को यदि तर्क में दोहरा दिया जाए तो वो तर्क गलत होगा। जैसे एग्जाम्पल है आपके सामने, कथन है क्या पेड़ों की कटाई पर रोक लगा देना चाहिए। क्या पेड़ों की कटाई पर रोक लगा देना चाहिए? और तर्क है आपका हाँ, पेड़ों की कटाई पर रोक लगा देना चाहिए। तर्क है आपका हाँ, पेड़ों की कटाई पर रोक लगा देना चाहिए। तो ये तर्क हमारा 100% गलत होगा, क्योंकि क्या हुआ है, हाँ के साथ पूरा तर्क क्या कर दिया गया है, दोहरा दिया गया है, रिपीट कर दिया गया है। इस वजह से ये तर्क हमारा क्या होगा, दुर्बल होगा, तर्क दुर्बल होगा। ये चीज़ समझ में आ गई होगी सभी लोगों को अच्छे से। जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके कि क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। एक एक करके सारे पॉइंट समझते हुए चलना है आप लोगों को, और कथन तर्क आपका कभी भी ज़िंदगी में गलत नहीं होगा, वादा है हमारा आपसे। क्या ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया? ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया? चलिए तो जब भी रिपीटिशन होगा, जब भी कथन कही गई बात को रिपीट कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, तर्क हमारा दुर्बल हो जाएगा। तर्क क्या होगा, दुर्बल होगा। ओम सर बुला रहे हैं चाय पीने के लिए, जिसको जिसको आना है सभी लोग चाय पीने के लिए आ सकते हैं। जिसको जिसको आना है सभी लोग चाय पीने के लिए आ सकते हैं, दावत है ओम सर की तरफ से। तो तर्क में कही गई बात अगर दोहराई जा रही है, तर्क में बात रिपीट करी जा रही है, तो वैसे तर्क बिल्कुल गलत होंगे। अच्छा, ये पॉइंट पढ़ने से पहले अगर आप लोग ये क्वेश्चन देखते तो 100% था आप लोग तर्क को क्या करते, प्रबल लगाते कि ये तर्क हमारा प्रबल है। लेकिन ये तर्क प्रबल नहीं होगा, क्योंकि आप लोग के दिमाग में क्या बात जाती कि हाँ यार सही तो है, पेड़ों की कटाई पर रोक लग जानी चाहिए, पेड़ों की कटाई पर रोक लग जानी चाहिए, क्योंकि पेड़ हमारे क्या करते हैं, पर्यावरण का एक अभिन्न अंग है, पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो इस वजह से पेड़ों की कटाई पर रोक लगनी चाहिए। तो आप लोग जोर तर्क पर देते हैं सबसे ज़्यादा, तर्क पर। तो रिपीटिशन वाले बेटा जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी तर्क होंगे, वो हमारे क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। रिपीटिशन वाले जितने भी तर्क होंगे वो सब हमारे क्या होंगे, दुर्बल होंगे। रिपीटिशन वाले सारे दुर्बल होंगे। बात कर लीजिए, कह दीजिए पढ़ा रहे हैं, अब भेज दीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। तो पहला पॉइंट आप लोग याद कर लिए हैं, रिपीट वाले जितने भी तर्क होंगे वो सब क्या होंगे, दुर्बल होंगे। अब सेकंड पॉइंट आप लोग याद कर लीजिए, सेकंड पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। सभी लोग पेन पेंसिल कॉपी लेकर बैठें और एक एक पॉइंट नोट करते जाएं, एक एक पॉइंट नोट करते जाएं। किसी भी देश तथा उस देश की नीतियों से तुलना, नीतियों से तुलना तर्क को कमजोर बनाती है, कमजोर बनाती है। किसी भी देश तथा उस देश की नीतियों के साथ अगर तुलना करी गई है तो वो तर्क हमारा क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल है, कथन आपको दिया गया, क्या भारत को कोरोना
महामारी को देखते हुए संपूर्ण लॉकडाउन कर देना चाहिए। देखिए करंट से जोड़ा है ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है, तो क्या भारत को कोरोना महामारी को देखते हुए संपूर्ण लॉकडाउन कर देना चाहिए? तर्क में आपको दिया गया है हाँ, अमेरिका तथा ब्रिटेन ने लॉकडाउन कर दिया है। हाँ, अमेरिका तथा ब्रिटेन ने लॉकडाउन कर दिया है। तो ये तर्क हमारा बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि अमेरिका ने लॉकडाउन किया, उसके साथ स्थितियाँ, उसके साथ परिस्थितियाँ अलग हैं। उनको देखते हुए हम लोग लॉकडाउन नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इस पे अदर पॉइंट ऑफ व्यू से मत ले जाइएगा कि सर आप ये बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन अगर आपका आएगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है। किसी भी देश एवं उस देश की नीतियों के साथ अगर तुलना कर दी जाए तो वो तर्क क्या हो जाएगा? दुर्बल हो जाएगा। इस वजह से हमारा ये तर्क क्या है? दुर्बल है, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन की बात कर दी गई है। अगर यहाँ कहा जाता हाँ, आज पूरे भारत में कई सारी मौतें हो रही हैं, इस वजह से भारत को लॉकडाउन कर देना चाहिए, तब हमारा ये तर्क क्या होता? सही होता। जैसे ही किसी भी तर्क में आप किसी दूसरे देश का नाम देखें, वो तर्क तुरंत क्या हो जाएगा? दुर्बल हो जाएगा या कमज़ोर होगा। आ गए ये बात समझ में? ये पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से सभी के? एक एक करके बेटा सारे पॉइंट्स लिखते जाइएगा। ये आपके लिए कथन तर्क चैप्टर में रामबाण साबित होंगे। तीसरा पॉइंट है आप लोगों के लिए, किसी भी तर्क में केवल बस यही एकमात्र जैसे शब्द जुड़ जाएं तो तर्क दुर्बल होता है। देखिए पर पॉइंट पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देते जा रहा हूँ। लगभग 10 पॉइंट होंगे तो 10 एग्जाम्पल तो मैं यहाँ करा ही दूंगा। उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो पर पॉइंट पे हम आपको एक एक क्वेश्चन करवाते जा रहे हैं। किसी भी तर्क में केवल बस यही एकमात्र जैसे शब्द अगर जुड़ जाएंगे तो वो तर्क क्या हो जाएगा? दुर्बल हो जाएगा। जैसे आपके सामने मान लीजिए एक पॉइंट है, कथन आपको दिया गया है कोरोना को ही ले लेते हैं। फेविपिराविर ये एक दवा है, जिसको नाम ना पता हो वो इस दवा का नाम याद कर ले। कोरोना की एक ये दवा है फेविपिराविर। कोरोना संक्रमण रोकने में काफ़ी सहायक दवा है। ये आपका है कथन। और तर्क आपको दिया गया है
केवल फेविपिराविर ही कोरोना संक्रमण को रोक सकती है, रोक सकती है। तो जैसे ही इस तर्क में केवल लग गया, हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा तर्क क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, तुरंत दुर्बल हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मार्केट में केवल फेविपिराविर ही नहीं है, फेविपिराविर के साथ भैया हमारे पास रेमडेसिविर भी है। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात बता दें कि जितने भी, पहले ये पॉइंट लिख लीजिए फिर मैं इसके आगे की चर्चा करता हूँ। तो किसी भी तर्क में केवल बस यही एक मात्र जैसे शब्द अगर जुड़े होंगे तो वो तर्क क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। केवल फेविपिराविर ही कोरोना के संक्रमण को रोक सकती है, तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि आपको पता है एक दवा रेमडेसिविर है, रेमडेसिविर भी दी जा रही है कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, आइवरमेक्टिन भी दी जा रही है कोरोना को रोकने के लिए, आइवरमेक्टिन, डेक्सामेथासोन भी दी जा रही है, रेमडेसिविर दवा है। इस दवा को आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि WHO ने इस दवा को कैंसिल कर दिया है, खारिज कर दिया है कि यह दवा कोरोना के लिए कारगर नहीं है। और कई सारे हॉस्पिटल्स आज भी क्या कर रहे हैं, जिनको कोरोना नहीं है उनको कोरोना बता दिया जाता है और रेमडेसिविर दवा लगा रहे हैं। काफ़ी महंगी दवाई है ये रेमडेसिविर। WHO ने कहा है रेमडेसिविर के पीछे ना भागें, 2.5 रुपये की डेक्सामेथासोन कारगर है, मात्र 2.5 रुपये की, 3 रुपये की एक गोली आती है डेक्सामेथासोन, ब्रिटेन की दवा है ये डेक्सामेथासोन, ये भी बहुत कारगर है। बायोटेक का हमारा इंजेक्शन आता है, बायोटेक ने हमारे एक इंजेक्शन निकाला है, डॉक्टर रेड्डी का हमारा इंजेक्शन आता है, डॉक्टर रेड्डी। कई सारी दवाइयाँ मार्केट में चल रही हैं और इस वजह से जैसे ही उसमें लग गया केवल, तो भैया आइवरमेक्टिन भी सही कर रही है, भैया डेक्सामेथासोन भी सही कर रही है, भैया बायोटेक की भी दवा सही कर रही है, डॉक्टर रेड्डी की भी दवा सही कर रही है, बाबा रामदेव की कोरोना किट भी सही कर रही है, कोरोनिल, बाबा रामदेव की कोरोनिल आती है वो भी सही कर रही है। अच्छा, आप मुझे ये मत समझिएगा कि मैं किसी दवाई का प्रचार कर रहा हूँ, मैं आपकी जानकारी के लिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ। चलिए, तो ये 2 पॉइंट हम लोगों के क्लियर हो गए, सभी के समझ में आ गए होंगे दोनों पॉइंट। क्या क्या थे दोनों पॉइंट, एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यदि कथन में कही गई बात को तर्क में दोहरा दिया जाएगा तो वो कथन हमारे तर्क क्या होंगे, दुर्बल होंगे। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, किसी भी देश तथा उस देश की नीतियों के साथ तुलना तर्क को क्या बनाती है, कमज़ोर बनाती है। किसी भी देश की नीति के साथ अगर तुलना करी जाएगी तो वो तर्क क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट था, किसी भी तर्क में केवल बस यही एकमात्र जैसे शब्द जुड़े हों तो तर्क क्या होता है, दुर्बल होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग पढ़ते हैं। चौथा पॉइंट अब हम लोग पढ़ेंगे। चौथा पॉइंट है हमारा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण, पर्यावरण से जुड़े सकारात्मक तर्क, सकारात्मक तर्क सदैव प्रबल होंगे, सदैव प्रबल होंगे। स्वास्थ्य एवं पर्यावरण से जुड़े जितने भी तर्क होंगे वो सदैव प्रबल होंगे। कैसे होंगे, प्रबल होंगे। वैसे अभी तक तीनों पॉइंट जो आपने पिछले वाले पढ़े थे उसमें से हम लोगों ने दुर्बल छांटा था। ज़्यादातर पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा उसमें दुर्बल हम लोग छांट लेंगे। जैसे बचपन में हम लोग ट्रू फॉल्स पढ़ा करते थे, तो अगर एक चैप्टर में 10 ट्रू फॉल्स हैं, 10 ट्रू फॉल्स से क्वेश्चन है, तो अगर उसमें 2 ट्रू फॉल्स हुआ करते थे तो फॉल्स याद कर लीजिए, बाकी के सब ट्रू। तो ऐसे ही पहले हम लोग दुर्बल छांट लेते हैं तो प्रबल हमारे सामने अपने आप निकल आएंगे। तो स्वास्थ्य एवं पर्यावरण से जुड़े जितने भी तर्क होंगे
सकारात्मक रूप से जुड़े हुए होने चाहिए, वो हमेशा क्या होंगे, प्रबल होंगे। क्योंकि भारत सरकार, हमारा संविधान स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपको दी गई है और ये कहा गया है कि आपको स्वस्थ पर्यावरण में जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, उसी में एक पॉइंट ये भी है कि अनुच्छेद 21 के तहत स्वस्थ पर्यावरण में जीने का आपको मौलिक अधिकार है, वो मौलिक अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल आपको दूं मैं, कानपुर का केस है। कानपुर में लाल इमली फैक्ट्री थी, लाल इमली फैक्ट्री। ये बेटा चमड़े की फैक्ट्री थी और आपको पता है कानपुर को उत्तर भारत का क्या कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत में जितने उद्योग कानपुर में हैं उतने किसी भी शहर में नहीं है और चमड़े के लिए बहुत प्रसिद्ध था कानपुर। तो यहाँ पे एक लाल इमली फैक्ट्री थी जो कि गंगा नदी के किनारे थी। अब इससे हो क्या रहा था, आपको पता है चमड़े को कलर करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स प्रयोग किए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रयोग की जाती हैं। इसका जो कूड़ा करकट निकल रहा था, कचरा निकल रहा था, वो ले जाके गंगा नदी में डाल दिया जाता था। किस में डाल दिया जाता था, गंगा नदी में डाल दिया जाता था। इसकी चिमनी से जो धुआं निकलता था उससे शहर प्रदूषित हो रहा था, आसपास रहने वाले लोग प्रदूषित हो रहे थे। अंग्रेज़ों ने जब ये फैक्ट्री बसाई थी तो बिल्कुल अलग थी, लेकिन अब क्या हुआ, इस फैक्ट्री के चारों तरफ आबादी आ गई है, इस फैक्ट्री के चारों तरफ आबादी आ गई है। तो हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया कि फैक्ट्री को दूसरी बंद किया जाता है और दूसरी जगह आप एडजस्ट कर दीजिए, क्योंकि हम स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तो वकील, एक वर्ग है हमारे यहाँ जिसको कहा जाता है वकील। वैसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ये बात नहीं कहनी चाहिए। अगर भारत देश में 3 वर्ग सुधर जाएं, एक वकील, एक डॉक्टर और एक प्रेस, जिसको हम लोग कहते हैं संविधान का चौथा स्तंभ, मीडिया, अगर ये सुधर जाएं तो देश सुधरने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो एक वर्ग था वकीलों का। वकीलों ने कहा कि लाखों लोग बेघर हो जाएंगे इससे, क्योंकि कई सारे लोग फैक्ट्री में जुड़े हुए थे, वो लोग बेघर हो जाएंगे। तो जज साहब का ये स्टेटमेंट था कि आपको अगर इनके रोज़गार की चिंता है वकील साहब, तो आप इनको सबको रोज़गार दीजिए, लेकिन हम इनके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। ये लोग, आप फैक्ट्री बंद करने के लिए नहीं कह रहे हैं, आप फैक्ट्री ले जाकर किसी किनारे में, शहर के एकांत कोने में खोलिए जाके और फैक्ट्री अपनी चलाइए, लेकिन शहर के बीचों बीच में फैक्ट्री नहीं चल सकती है। जैसे भट्टों के लिए अगर आप लाइसेंस लेने चाहें और अगर चाहें कि आप नेत्राम चौराहे पे भट्टा खोलना चाहते हैं, कितना भी पैसा हो आपके पास, कितनी भी जुगाड़ हो, आप नेत्राम चौराहे पर भट्टा नहीं खोल सकते हैं, नेत्राम चौराहे के आसपास भट्टा नहीं खोल सकते हैं। आबादी वाली क्षेत्र में ईंट का भट्टा नहीं बनाया जा सकता है, उसके लिए आबादी क्षेत्र से अलग लगना होता, अलग जगह चाहिए होती है, और जितना आप प्रदूषण करेंगे उतने हिस्से के पेड़ आप लगाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का, ये हाई कोर्ट का आदेश है। तो स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। ये भाई साहब लोग जो होते हैं वकील लोग, रात में 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवाया जाता है एक आतंकवादी की फांसी कैंसिल करने के लिए, अजमल कसाब के लिए। रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवाया जाता है एक आतंकवादी की पैरवी करने के लिए कि उसको फांसी ना दी जाए। अजमल कसाब की फांसी टलवाने के लिए इन लोगों ने रात में 2 बजे, रात के 2 बजे कभी भी इन्होंने शिक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं खुलवाया। रात के 2 बजे कभी भी इन्होंने बेरोजगारी के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं खुलवाया। तो ये कुछ लोग हैं, पढ़े लिखे वर्ग हैं, जो देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं। वैसे होंगे कई सारे वकील साहब लोग जिनको बुरा लग जाएगा, लेकिन ये सत्य है, कड़वा सत्य है। एक वर्ग है डॉक्टर साहब लोगों का। अभी कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है, आप लोगों ने देखा होगा, कई डॉक्टर्स ऐसे पकड़े जा रहे हैं। अभी एक डॉक्टर साहब पकड़े गए थे, उनने 125 लोगों को मार दिया।
जो भी पेशेंट आता था उसको मार के किडनी निकाल के भेज देते थे और कोरोना दिखा के उनको मार दिया जाता था। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर हॉस्पिटल में ऐसा हो रहा है, आप लोग घबरा जाएं कि अरे ये तो पूरे देश में यही चल रहा है मरने वालों को, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ गद्दार हैं ऐसे जो ऐसा काम कर रहे हैं, इनसे बच के रहना है। एक है हमारी मीडिया, तो मीडिया को तो आप लोग जान ही रहे हैं आजकल क्या क्रम चल रहे हैं। जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो चौथा स्तंभ क्या, वो भारतीय संविधान को टेक भी नहीं दे पा रहा है, एक छोटी सी लकड़ी भी नहीं लगा पा रहा है, भारतीय संविधान का साथ नहीं दे पा रहा है, जिसको हम लोग चौथा स्तंभ कहते हैं। मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को। तो ये अगर सुधर जाए, कुछ न्यूज़ चैनल्स हैं जो आज वैश्विक महामारी में साथ दे रहे हैं देश का, तो आप लोग भी बिल्कुल परेशान ना हो, साथ देते रहिए। तो ये चौथा पॉइंट क्या था, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य से जुड़े सकारात्मक तर्क सदैव क्या होंगे, प्रबल होंगे। कैसे होंगे, प्रबल होंगे। अब देखिए इसको करना कैसे है। पहला क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल, सेम वही क्वेश्चन है, क्या धूम्रपान को पूर्णतः वर्जित कर देना चाहिए, पूर्णतः वर्जित कर देना चाहिए, यह है कथन। कथन है क्या धूम्रपान को पूर्णतः वर्जित कर देना चाहिए, और तर्क है नहीं, इससे धूम्रपान करने वाले नाराज हो जाएंगे। तो ये तर्क हमारा क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। देखते ही आपको लगेगा कि ये तर्क दुर्बल है कि भैया नाराज हो जाओगे तो घर बैठो, 4 रोटी ज़्यादा खाओ, गुस्सा हो जाओ, 10-20 दिन भूखे मर जाओ। लेकिन अगर स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के साथ जुड़ा हुआ तर्क है तो स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। जैसे पिछले साल आपने एक समस्या देखी होगी, कई लोग उससे डर गए थे, वो भयावह स्थिति देख के डर गए थे। कोरोना की शुरुआत थी, 500 केस हमारे देश में आ चुके थे। हमारे देश को, हमारे डॉक्टरों को, राजनेताओं को ये बिल्कुल नहीं पता था कि कोरोना किस प्रकार की बीमारी है, उससे लड़ा कैसे जाएगा, उससे क्या किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी ने क्या किया था, देश को जहाँ का तहाँ वहीं ठप कर दिया था। स्वास्थ्य सेवाएं केवल जारी थीं, खाना पीना बस जारी था। उसके बाद रेल रोक दी गई, हवाई यात्राएं रोक दी गई, सारी जॉब्स कैंसिल कर दी गई, सब कुछ देश को जहाँ का तहाँ ठप कर दिया गया। तब हमें एक चीज़ देखने को मिली थी, संवेदना वाले तस्वीरें हमारे सामने आई थी कि दिल्ली के आनंद विहार में लगभग 20,000 लोगों की भीड़ लगी हुई थी। क्या प्रधानमंत्री जी को ये नहीं दिख रहा था? क्या सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं दिख रहा था? लेकिन उस टाइम उचित क्या था? 100 लोग मरे, 50 लोग मरे रोडों पर, उस टाइम उचित क्या था? स्वास्थ्य एवं पर्यावरण, सबके स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की रक्षा के लिए देश में लॉकडाउन ज़रूरत थी, तो लॉकडाउन लगा दिया गया। देखने में वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन उसका बाद में प्रभाव अच्छे मिले हम लोगों को। अब स्थिति क्या है वो जाने दीजिए। अच्छा, कोई कमेंट ये नहीं करेगा कि मैं बीजेपी का हूँ, मैं प्रधानमंत्री जी की वो कर रहा हूँ। मैं आपको केवल और केवल पढ़ा रहा हूँ। मैं 50 बुराई आपके सामने मोदी जी की भी करूँगा और 50 बुराई आपके सामने अखिलेश की भी करूँगा। शिक्षक और शिक्षार्थी का कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं होनी चाहिए। जो देश के लिए भला करे वो उसकी पार्टी होनी चाहिए। शिक्षक और शिक्षार्थी की कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होती है। तो मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखता हूँ, मैं केवल पढ़ाई से संबंधित आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ। तो भद्दे कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने भी ये भद्दे कमेंट किए, निकाल के तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। बिल्कुल अलाउ नहीं है ये सब चीज़ें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। तो 4 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं, 4 पॉइंट पढ़ चुके हैं। स्वास्थ्य एवं पर्यावरण से जुड़े सकारात्मक तर्क सदैव क्या होंगे? प्रबल होंगे। 5वां पॉइंट है हम लोगों का बेटा, किसी व्यक्ति विशेष एवं उसकी शिक्षाओं पर आधारित
शिक्षाओं पर आधारित तर्क सदैव दुर्बल होते हैं, सदैव दुर्बल होते हैं, दुर्बल होते हैं। किसी व्यक्ति पर आधारित और उसकी शिक्षा पर आधारित जितने भी तर्क होंगे वो सदैव क्या होंगे, दुर्बल होंगे। अब जैसे कहा जाए कि गांधी जी भैया गए थे अमेरिका लॉ की पढ़ाई करने, तो आप लोग भी अमेरिका जाएं। अपने देश में रह के पढ़ नहीं पा रहे हो, फ्री में पढ़ नहीं पा रहे हो यूट्यूब में, अमेरिका जाके क्या पढ़ोगे, अफ्रीका में जाके क्या पढ़ोगे। गांधी जी अफ्रीका गए थे लॉ की पढ़ाई पढ़ने, तो आपसे कहा जाए कि भैया लॉ की पढ़ाई पढ़ने के लिए आप अफ्रीका जाइए। कहा गया मोदी जी ने चाय बेची थी तो प्रधानमंत्री बने, आप भी चाय बेचो तो प्रधानमंत्री बनो। बीडीसी नहीं निकलेगा चाय बेचने के बाद तुमसे, प्रधानमंत्री क्या बनोगे। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, चाहे राम हो, चाहे रहीम हो, चाहे कोई हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे अब्दुल कलाम जी हो, चाहे गांधी जी हो, चाहे नेहरू जी हो, अगर किसी व्यक्ति विशेष की बात हो गई तर्क में और उसकी शिक्षा पर आधारित तर्क बात हो गई, तो वो तर्क कैसे होंगे, दुर्बल होंगे। वो तर्क कैसे होंगे, दुर्बल होंगे। छठा पॉइंट मैं यहीं लिख दे रहा हूं साथ में, किसी अखबार किसी नेता किसी अखबार किसी नेता तथा किसी व्यक्ति पर आधारित संभावित तर्क दुर्बल होते हैं। कैसे होते हैं, दुर्बल होते हैं। किसी व्यक्ति, किसी अखबार, किसी नेता की बात पर आधारित तर्क क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। अखबार, अच्छा एक बात आप लोगों को बता दें कि कोर्ट में अखबार में जो चीज़ें निकलती हैं आप उसको सबूत के तौर पे पेश नहीं कर सकते हैं। कोर्ट न्यूज़पेपर को सबूत के तौर पे मान्य नहीं करता है। ऐसा क्यों, कोई बता सकता है कि कोर्ट न्यूज़पेपर को सबूत के तौर पे मान्य क्यों नहीं करता है? वो इसलिए नहीं करता है, सुनिए मैं बताता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए मेरा केस प्रधानमंत्री जी के साथ चल रहा है, मोदी जी के साथ मेरा केस हो गया, सुप्रीम कोर्ट में मेरा भी केस है और मोदी जी का भी केस है, और अमूमन सी बात है जीतेंगे मोदी जी। पूरी मीडिया उनके पास है, पूरी सुप्रीम कोर्ट उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, लेकिन ऐसा नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है। अब मोदी जी जो चाहेंगे वो अखबार में छपवा सकते हैं, नहीं छापेगा कोई तो उसको अगले दिन छाप देंगे मोदी जी। ठीक, जैसे आपका किसी एक राज्य के बाहुबली से आपका केस चल रहा है, अब वो न्यूज़ में जो चाहेगा वो छपवा लेगा कि आप चोर थे, आप दिवालिया थे, वो छपवा देगा, न्यूज़ वालों को छापना पड़ेगा। कॉलर पकड़ के कहेगा बेटा छाप, नहीं तो अगले दिन चौराहे पे मिलेगा तुझे, छाप देंगे हम। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, अखबार को सबूत के तौर पे मान्य नहीं करती है। न्यायालय में अखबार सबूत के तौर पे मान्य नहीं होता है। किसी नेता की बात गधे की लात, वैसे भी बोली जाती है नेता की बात गधे की लात। भैया 15 लाख का इंतज़ार हम लोग आज भी कर रहे हैं अकाउंट में। 2014 में ये वादे किए गए थे कि 15 लाख आएंगे, लेकिन 15 लाख आज भी नहीं आए अकाउंट में। ठीक है, तो नेता की बात वैसे भी गधे की लात होती है। और किसी व्यक्ति पर आधारित संभावित तर्क अगर कह दिया जाए तो वो भी क्या होगा, दुर्बल होगा। अब जैसे क्या, अखबार की बात आप देख लीजिए, 4 महीने पहले एक स्टेटमेंट निकलता है कि चाय पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुए शोध के तहत ये बताया जाता है। भैया सबने डर के चाय छोड़ दी। 6 महीने बाद फिर एक एडिटर में एडिट निकलता है कि चाय पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 10 लोगों पर शोध किए जाने पर यह बताया गया। अब चाय पीना फिर शुरू कर दी। तो इस वजह से अखबारों की बात पर भी भरोसा नहीं किया जाता है। तो ये 6 पॉइंट हो गए।
अब आज मैंने जितने ये पॉइंट लिखाए हैं आपको, इस पर थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली जाए, इस पर थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली जाए। पहला क्वेश्चन है आपका, कथन है क्या सरकार को मिड डे मील योजना बंद कर देनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए? ध्यान से सुनिएगा कथन को ध्यान से पढ़िएगा, कथन से ही आंसर दिया जाता है। क्या सरकार को मिड डे मील योजना बंद कर देनी चाहिए? तर्क है हाँ, भ्रष्टाचार के कारण इसका पूर्ण प्रयोग नहीं हो पा रहा है। भ्रष्टाचार के कारण मिड डे मील योजना का पूर्ण प्रयोग नहीं हो पा रहा है। सेकंड तर्क है, ये पहला तर्क है और ये दूसरा तर्क है नहीं, इससे गरीब वर्ग के बच्चों का स्वास्थ्य स्तर सुधरेगा और पढ़ाई में रुचि जगेगी। अब जल्दी से बताएं कि इसमें कौन सा तर्क प्रबल है और कौन सा तर्क दुर्बल है। पहला तर्क प्रबल है या पहला तर्क दुर्बल है? दूसरा तर्क प्रबल है या दूसरा तर्क दुर्बल है? या दोनों तर्क प्रबल हैं या दोनों तर्क दुर्बल हैं? बताइए जल्दी से, कौन सा तर्क प्रबल होगा और कौन सा तर्क दुर्बल होगा? तो अब जरा ध्यान से देखिएगा कि पहले तर्क में कहा गया है हाँ, भ्रष्टाचार के कारण इसका पूर्ण प्रयोग नहीं हो पा रहा है। तो भैया भ्रष्टाचार के कारण इसका पूर्ण प्रयोग नहीं हो पा रहा है तो आप भ्रष्टाचार बंद करिए, आप मिड डे मील नहीं बंद करेंगे। इस वजह से ये तर्क क्या है? गलत है। आप भ्रष्टाचार बंद करेंगे, आप मिड डे मील नहीं बंद करेंगे। दूसरा तर्क है, तो ये तर्क हमारा पहला क्या हो गया भैया? दुर्बल। क्या हो गया? दुर्बल। दूसरा तर्क क्या कह रहा है? नहीं, इससे गरीब वर्ग के बच्चों का स्वास्थ्य स्तर सुधरेगा और पढ़ाई में रुचि जगेगी। बिल्कुल। क्या होता है, जब मिड डे मील योजना शुरू करी गई थी तो गांव में ये देखा गया था कि बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे थे, कुपोषित हो रहे थे। तो मिड डे मील योजना में सरकार ने एक चार्ट बनाया है, बैलेंस डाइट बनाया है बच्चों के लिए। पार्ले जी दिया जाएगा, दलिया दिया जाएगा, रोटी दी जाएगी, सब्जी दी जाएगी, हफ्ते में एक दिन पनीर की सब्जी बनेगी, सब कुछ बनेगा। तो उनके स्वास्थ्य स्तर को ध्यान में रखते हुए, ताकि बच्चे कुपोषण का शिकार ना हों, और दूसरा उनकी पढ़ाई में रुचि जगे। अच्छा, गांव में कई जगह मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बच्चा थाली ले लेके, प्लेट ले लेके स्कूल की तरफ भाग रहा होता है। वो गाना आता है, स्कूल चले हम, स्कूल पढ़ाई के लिए नहीं, स्कूल खाना लेने चले हम। तो उनमें ये लालसा जगती कि अरे वाह, आज स्कूल में पनीर बना, चलो चलते हैं। तो पहले सुबह पढ़ेंगे, फिर दोपहर में लंच होगा, लंच के बाद सारा बच्चा भाग जाता है, कोई नहीं पढ़ता है। तो कम से कम लंच तक तो पढ़ेंगे, उनकी पढ़ाई में रुचि तो जगेगी। तो इस वजह से पहला वाला क्या है? दुर्बल है, और दूसरा वाला क्या है? प्रबल है। कल हम लोग क्या करेंगे, इसके जो बचे हुए पॉइंट्स हैं वो हम लोग निपटा लेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का वीडियो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और जो 6 पॉइंट्स से जो क्वेश्चंस लगाइएगा घरों पे, गलत नहीं होंगे, वादा है आपका। कथन तर्क पूरा पढ़ लीजिए, कभी भी गलत नहीं होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए, दूसरों तक पहुँचाइए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।